देयर वाज वन। सो दिस इज माय चैनल एंड आई एम योर होस्ट। आई नो कि मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाली है और द रीज़न बीइंग मेरे जो लास्ट में वीडियो डाली थी उसके ठीक बाद मिड टर्म थे और मिड टर्म में हमारे काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे बहुत से कॉम्पिटिशन होते हैं, इंस्पेक्शन होता है स्कूल में, तो इस सब को देखते हुए मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला। एंड आफ्टर दैट जब मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तब आ गया हाफ ईयरली, और हाफ ईयरली बीइंग ईजी तब भी उनकी प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ती है। यू ऑल्सो नो आई ऑल्सो, तो इसलिए अब हाफ ईयरली खत्म हो चुके हैं। सो आई एम बैक प्रिपेयरिंग और आई रिमेंबर योर चॉइस। लास्ट टाइम जब मैंने आपसे पूछा था कि आपको किस चैप्टर में वीडियो चाहिए, तो मोस्ट ऑफ यू वोटेड फॉर लाइफ प्रोसेसेस। सो आई एम हैविंग द वीडियो ऑन चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। बड़ा प्यारा सा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। सो आई प्रॉमिस बिफोर द वीडियो एंड्स यू विल बी वेरी क्लियर अबाउट ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड इन दिस बुक। सो लेट्स स्टार्ट। जब इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं, हमारे दिमाग में पहला सवाल जो आता है, और नहीं भी आता है तो आना जो चाहिए, वो है उस चैप्टर के मेन का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेसेस का क्या मतलब होता है? तो पहले तो वर्ड से समझते हैं। लाइफ प्रोसेसेस यानी जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब कुछ प्रोसेसेस करते हैं, और उन प्रोसेसेस का काम क्या है? हमारी बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मेंटेनेंस जॉब करना। किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो प्रोसेसेस जो साथ में मिलकर कोऑर्डिनेटेड वे में मेंटेनेंस जॉब करते हैं, उन प्रोसेसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। अब कमाल की बात यह है कि भले ही छोटे से छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या बड़े से बड़ा कोई एनिमल हो, एलिफेंट हो, सब कुछ प्रोसेसेस करते हैं। अब उन प्रोसेसेस का नाम क्या है और वो किस तरीके से हर एक अलग अलग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। वैसे हम हर एक की बात तो नहीं करेंगे, हम स्पेसिफिकली दो ही चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। प्लांट्स के बारे में कि वो प्लांट्स में किस तरीके से होता है, और ह्यूमंस के बारे में यानी हमारे बारे में कि हमारी बॉडी में किस तरीके से वो सारे काम होते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। अब देखते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस? मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। आप थोड़ा सा समझ के इनके टाइप्स लिखो। अच्छा, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए एक बंदर का एग्जांपल लेते हैं। नहीं, बंदर थोड़ा सा क्रेजी हो जाएगा। ह्यूमंस, ठीक है, तो पहला हमारा ह्यूमंस का एग्जांपल। ह्यूमंस को चलने हिलने डुलने के लिए चाहिए होता है फूड। क्यों नहीं चाहिए? किसी भी काम नहीं सारे से। अब अगर हम हर एक ऑर्गेनिज्म को लेके चले तो कोई भी वर्क डन करने के लिए, मान लीजिए मैं चेयर यहाँ से यहाँ लेके आई तो मैंने कोई वर्क डन किया, राइट। अब इस वर्क डन को करने के लिए मुझे एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी आती है फूड से। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं तो हम पेट्रोल से, इलेक्ट्रिसिटी से, कोल से एनर्जी नहीं ले सकते। हमें किससे मिलती है एनर्जी? फूड से मिलती है। अब फूड सबसे पहले हमें लेना पड़ता है, इनटेक ऑफ फूड करना पड़ता है, फिर उसका डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, फिर इजेशन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी न्यूट्रिशन में। अब ये भारी भरकम टर्म्स का मतलब है क्या, वो थोड़ी देर बाद जानेंगे। अभी हम ऊपर से समझते हैं। नेक्स्ट है कि ये जो हमारा फूड का ब्रेकडाउन हो गया, इसका एब्जॉर्प्शन भी हो गया, ये टिश्यूज़ जो है वो यूज़ किस तरीके से करेंगे? यूज़ करने के लिए या उस फूड में से, डाइजेस्टेड फूड में से एनर्जी को लेने के लिए एक किसी भी मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करना पड़ता है या बिना ऑक्सीजन के उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। तो ये सारा सेलुलर वर्क होता है, सेलुलर प्रोसेसेस होता है, यानी सेल के अंदर होने वाले प्रोसेसेस, और इन्हीं के थ्रू हमें फूड से असल में एनर्जी मिलती है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। अब हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है वो एक ही जगह डाइजेस्ट हुआ होगा, मान लीजिए इंटेस्टाइन में हुआ है। अब हमें उसे हर जगह पहुंचाना है। हमारे पैर के सेल्स को भी तो वो डाइजेस्टेड फूड चाहिए, सर के सेल्स को भी तो वही डाइजेस्टेड फूड चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा? वो होगा ट्रांसपोर्टेशन से। तो अगला है ट्रांसपोर्टेशन। हमारे अंदर इतने सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, इसी का कुछ पार्ट जो है हमारे यूज़ का तो है ही नहीं, या हो सकता है कि हमारे लिए हार्मफुल भी हो। हार्मफुल किस तरीके का? नाइट्रोजनस वेस्ट जो हमारी बॉडी में रह के हम ही कोई ऐसा टॉक्सिन वर्क कर सकता है ना। तो इसीलिए उनको हमें बाहर निकालना होगा, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन पे। न्यूट्रिशन यानी हमारी बॉडी में जो भी ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, जितने भी हमें कंपाउंड्स चाहिए होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा, वो सब कुछ सप्लाई करना बॉडी को। सो सप्लाई ऑफ एसेंशियल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू द बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन। और इस तरीके के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। अब इस तरह के कंपाउंड्स की जरूरत सिर्फ ह्यूमन बींग्स को ही नहीं होती, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी होती है, प्लांट्स को भी होती है, और साथ ही साथ होती है अलग एनिमल्स को भी। वो है
लेकिन उसे पाने के तरीके सबके अलग अलग हैं। जैसे पैसे की ज़रूरत सबको है, लेकिन उसे पाने के लिए सब अलग अलग तरीके से जॉब करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से ये न्यूट्रिशन पाने के लिए अलग अलग टाइप्स के जो वॉरफेयर है उसको अपनाते हैं। वॉरफेयर बोल दिया मैंने, लेकिन यहाँ पर फूड फेयर बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ज़्यादातर हमारे जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं ज़्यादातर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्टिवोरस होते हैं, तो वो सिर्फ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में डिपेंड नहीं करते, वो हेटेरोट्रॉफिक पे भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है इसके, ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये सनलाइट को कैप्चर करके उससे उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करके अपने लिए फूड बना सकते हैं, इसलिए ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं। ऑटो यानी खुद से, सेल्फ मेड है, ठीक है। अब इसे हम थोड़ा सा एक्सपैंडेड फॉर्म में पढ़ते हैं, इलाबोरेट करके। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो चीज़ें आती हैं, फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस, ठीक है। फोटो यानी होता है हमारा सनलाइट, कीमो यानी केमिकल से रिलेट करते हैं। तो सनलाइट की एनर्जी का यूज़ करके जब हम लोग बनाते हैं, हम लोग नहीं, प्लांट्स बनाते हैं अपना फूड, तो उसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का नाम देते हैं, ठीक है। अब कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सनलाइट की एनर्जी का ना यूज़ करके केमिकल्स का यूज़ करते हैं और उसी से अपना फूड तैयार करते हैं, तो वो होता है हमारा कीमोसिंथेसिस, ठीक है। अब देखो इसकी मेन रिक्वायरमेंट क्या होती है फोटोसिंथेसिस की, यानी रॉ मटेरियल क्या चाहिए होता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में हमें चाहिए होता है सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन लिख के देखते हैं, उसी से सब कुछ समझेंगे। तो इसको पहले रब कर देते हैं, हाँ भाई, जीरो प्लस H2 प्लस C6 H12 और ग्लूकोज सारे कॉम्प्लेक्स आएगा और ठीक है। तो ये मतलब अब क्या से समझ में आएगा और ये जो है लेकिन ऐसे ही नहीं है कि वो साथ में ला के रख देंगे तो ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और ये बना, उन्हें चाहिए ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन को रिएक्ट करने के लिए या होने के लिए चाहिए होती है एनर्जी, भले ही वो किसी भी फॉर्म में मिल रही हो। तो ये सनलाइट की फॉर्म में जो एनर्जी मिलती है ये उसका इस्तेमाल करते हैं। और सनलाइट को कैप्चर कौन करता है, यानी सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर कौन करता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है और इसीलिए सिर्फ ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट जो होते हैं वही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और बाकी जो येलो पार्ट होते हैं या अलग अलग कलर के प्लांट होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, ठीक है, सिर्फ ग्रीन पार्ट्स कर सकते हैं। हाँ, तो अब फोटोसिंथेसिस में मेनली 3 चीज़ें होती हैं, या हो सकता है ये फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है ये 3 स्टेप में कवर किया जाता है। सबसे पहले जो क्लोरोफिल होगा वो सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट लिखते हैं पहला स्टेप, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट है ये जो सनलाइट एब्जॉर्ब की है, या बोल सकते हैं सोलर एनर्जी जो एब्जॉर्ब की है, इस एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं, प्लांट्स कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। H2O के मॉलिक्यूल्स को आयंस में स्प्लिट कर देते हैं, यानी H पॉजिटिव आयंस और OH आयंस में, ठीक है। अब हमारे पास केमिकल एनर्जी भी आ चुकी है, अब हमें सिर्फ एक काम करना है, हमें चाहिए क्या, ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज ही वो एनर्जी है जिसको बाद में ऑक्सीडाइज करके हम अपने हिसाब से हर एक प्रोसेस के लिए कुछ अमाउंट की एनर्जी निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हम देखेंगे रेस्पिरेशन में कि ये किस तरीके से होता है या क्या क्या इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व है, ठीक है। अभी फिलहाल देखते हैं कि हमें ग्लूकोज चाहिए, ये चाहिए, और हमारे पास कार्बन के मॉलिक्यूल नाम पे ये है, तो हम इसको क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन पता है ना क्या होता है, नहीं पता है तो मेरी एक वीडियो है रिडक्शन के ऊपर, ऑक्सीडेशन के ऊपर, सारे रिएक्शन उसमें डिस्कस किए गए हैं, तो वो वीडियो तुम आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आता है रिडक्शन ऑफ CO2 टू फॉर्म C6H12O6 मतलब ग्लूकोज, ठीक है। तो इसमें तो समझ में आ चुका होगा। पहले प्लांट्स ने क्या किया, अब उसके साथ बैठ के बात की जाए। तो पहले प्लांट्स ने क्या किया, एनर्जी जो थी सन की, जो हमारी लाइट एनर्जी थी उसको कैप्चर किया या एब्जॉर्ब करते रहे। अब एब्जॉर्प्शन दिन में ही होगा ऑब्वियसली, जब सन है तभी तो एब्जॉर्प्शन होगा। बाद में उन्होंने उस एनर्जी को कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में। किस तरीके से कन्वर्ट किया, जो वाटर का मॉलिक्यूल था उसको आयंस में डिसोसिएट करके किया, ठीक है। अब उनके पास केमिकल एनर्जी आ चुकी है, अब उन्हें क्या करना है, CO2 को रिड्यूस करके बनाया उन्होंने C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज को एक स्टोर फॉर्म में स्टोर कर देंगे, अलग पार्ट में प्लांट के जो होता है स्टार्च, तो स्टार्च की फॉर्म में उसको स्टोर करते हैं, जैसे पोटैटो होता है, पोटैटो में स्टार्च बहुत होता है, क्यों, क्योंकि वो एक स्टोरेज रूट होता है उसकी प्लांट की, तो स्टेम होता है, सॉरी, तो पोटैटो में जाके सब कुछ स्टोर हो जाता है, और स्टोरेज फॉर्म क्या है, स्टार्च, इसलिए पोटैटो में स्टार्च होता है, ठीक है। रॉ मटेरियल पहला चाहिए वाटर, वाटर
रेन से मिल सकता है, कहीं से भी मिल सकता है, लेकिन आएगा सॉइल में से ही एब्जॉर्ब होकर, ठीक है। तो रूट्स एब्जॉर्ब करेंगी वाटर को सॉइल में से, ठीक है। एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होगा वो हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन पार्ट में। अब नेक्स्ट चीज़ हमें चाहिए CO2, और CO2 सॉइल में तो मिलती नहीं है, मिलती कहाँ पे, वो हमारे एयर में रिजल्ट है, ठीक है। तो एयर में से CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स। ये दोनों हमें रॉ मटेरियल मिल चुके हैं। अब ये आएंगे किस तरीके से, तो CO2 जो अंदर आती है प्लांट्स में वो होती है थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा पोर होते हैं उसमें, बीन शेप्ड या किडनी शेप्ड सेल्स होते हैं, इनको बोलते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है। और गार्ड सेल्स के इर्द गिर्द कुछ एपिडर्मल सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये एपिडर्मल सेल्स हैं, और इनके बीच में एक छेद होता है, एक पोर होता है, जिसको बोला जाता है स्टोमेटल पोर। ये गार्ड सेल्स का न्यूक्लियस हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी सेल मटेरियल गार्ड सेल, ये एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। और ये हमारे स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर एक जगह है जहाँ से बहुत एयर गैप्स होते हैं लीफ के अंदर ही, और उस एयर गैप में हमारी एयर आराम से जा सकती है, और वहाँ पे ये एक सर्विस प्रोवाइड करता है ताकि जो सेल है वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को ले सके, ठीक है। तो यहाँ पे सारा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का या कैप्चर करने का काम कौन करते हैं, स्टोमेटल पोर करते हैं या स्टोमेटा करते हैं, ठीक है। स्टोमेटा याद रहेगा ना। चलो अच्छी बात है। गैसेस एक्सचेंज ज़रूरी नहीं है कि दिन के टाइम में हो, गैसेस एक्सचेंज किसी भी वक्त हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे कोई कंडीशन स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि सनलाइट एब्जॉर्ब करने में दिन का टाइम ही इसलिए चाहिए क्योंकि सनलाइट दिन में ही होती है, रात में तो होती नहीं है, इसीलिए सनलाइट सिर्फ दिन में ही एब्जॉर्ब हो सकती है। बाकी जो काम है यानी केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन, लाइट एनर्जी का और भी काम है, जैसे जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है उसको C6H12O6 में कन्वर्ट करने का काम, ये दिन के किसी भी आवर में हो सकता है, ठीक है। स्टोमेटल पोर्स जो होते हैं, अगर बात की जाए किसकी, डाइकॉट प्लांट्स की, तो वो नीचे के सरफेस पे ज़्यादा होता है ऊपर के कंपैरिजन में। ये मैंने माइक्रोस्कोप में देखा था, तो तुम ये वाली पिक्चर देख सकते हो, इसमें तुम्हें समझ में आएगा। तो ये नीचे के पार्ट की है फोटो, अगर हम ऊपर पार्ट के देखें तो बहुत कम होंगे स्टोमेटल पोर, खासकर इसमें डाइकॉट लीव्स में। और जो मोनोकॉट लीव्स होती हैं उनमें ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ ऑलमोस्ट सेम अमाउंट में होते हैं स्टोमेटल पोर, ठीक है। अब स्टोमेटल पोर को पर स्क्वायर एरिया कितने हैं, यूनिट स्क्वायर कितने हैं, उसका बोलते हैं स्टोमेटल इंडेक्स। स्टोमेटल पोर हमेशा ओपन नहीं रहता, सिर्फ तभी रहता है जब जरूरत होती है, और इसीलिए इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग गार्ड सेल्स करते हैं, इसीलिए यहाँ पे गार्ड सेल्स है, नहीं तो गार्ड सेल होते ही नहीं, एक पोर होता है वहाँ से आए हवा जाए हवा, लेकिन ये बंद हो जाते हैं। अब बंद क्यों होते हैं, क्या ज़रूरत है हमेशा खुले क्यों रह सके, क्योंकि हमारा प्लांट जब भी पानी लेता है, वाटर लेता है, तो ट्रांसपिरेशन भी होता है, ट्रांसपिरेशन से एक्सेस वाटर जो होता है वो निकल जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा ही वाटर निकल गया तो उसके पास कुछ रहेगा ही नहीं, है ना, बाकी अपने प्रोसेस करने के लिए, ट्रांसपिरेशन करने के लिए। इसीलिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वेस्ट ना हो ट्रांसपिरेशन के थ्रू स्टोमेटल पोर को बंद कर दिया जाता है। बंद करने के लिए जब वाटर होता है वो सेल में आता है, तो सेल गुब्बारे की तरफ फूल जाते हैं, और इनकी जो अंदर वाली लेयर होती है, यानी इधर वाली जो लेयर होती है ये थिक होती है इस वाली लेयर के कंपैरिजन, ठीक है। अब यहाँ से वो थिक है, स्टिफ है, तो ये तो मुड़ेगी नहीं, लेकिन वो वाली फूल जाएगी, है ना, तो बीच में गैप क्रिएट हो जाएगा। और जैसे ही पानी चला जाता है, यानी जब सेल्स फ्लैसिड हो जाते हैं, फ्लैसिड यानी पानी चले जाने के बाद, तो वो इस तरीके से बंद हो जाता है। तो अब पोर्स बंद हो गए, पानी आया पोर्स खुल गए, पानी गया पोर्स बंद हो गए, ठीक है। इस तरीके से मैकेनिज्म वर्क करता है। अब न्यूट्रिशन में हमने ये तो देख लिया कि उन्हें एनर्जी किससे मिलती है, ग्लूकोज से, और ग्लूकोज उन्होंने किस तरीके से बना लिया, फोटोसिंथेसिस का यूज़ कर। अब इसके अलावा उन्हें प्रोटीन्स वगैरह भी चाहिए होते हैं। अब प्रोटीन्स का सिंथेसिस वो किससे करता है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में से सॉइल में से ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी बाकी जो भी उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो उन्हें सॉइल में से ही मिल जाते हैं, भले वो अमोनिया की फॉर्म में लिए, नाइट्रेट्स की फॉर्म में लिए, किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, और इनऑर्गेनिक फॉर्म में, और उसको ऑर्गेनिक में चेंज करके वो प्रोटीन्स बना लेते हैं, ठीक है। ये थी बात ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, चाहो तो उसके नोट्स बना सकते हो, या उसको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। चलो तो वही ले लिया होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब अपना फूड खुद से तैयार करने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ उन्हें दी गई है जिनके पास क्लोरोफिल है। अब जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है वो उनसे ले लेते हैं जिनके पास क्लोरोफिल है, ठीक है। तो ये वर्क किस तरीके से करता है, हमें अगर एनर्जी चाहिए होती है तो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंडेंट है कि वही हमें एनर्जी पास ऑन करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग वेजीज खाते हैं, और नहीं तो हम इनडायरेक्ट वे में भी न्यूट्रिशन उन्हीं से लेते हैं, ठीक है। तो यानी जो भी हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं या उस पर डिपेंडेंट है, वो सब डिपेंडेंट है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी ऑटोट्रॉप्स के ऊपर, ठीक है। हम भी हेटेरोट्रॉप्स हैं, और बाकी जो ऑर्गेनिज्म जो कि फोटोसिंथेसिस या कीमोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते वो सब भी हेटेरोट्रॉपिक हैं, ठीक है। भले इसमें होलोसाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो या सेप्रोफाइटिक हो या फिर पैरासाइटिक हो।
अभी जरा हम इन तीनों को ही डिस्कस कर लेते हैं। होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। होलोजोइक यानी कि वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने फूड को पूरा अंदर तक निगल लेते हैं और निगलने के बाद, ये चबा के निगलने के बाद उसका अपने बॉडी के अंदर ही डाइजेशन करते हैं और बाद में जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं उनका एजेशन कर देते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा क्या, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम एग्जांपल ले सकते हैं ब्रेड मोल्ड का। ब्रेड मोल्ड क्या करता है, अगर वो एक सूटेबल एनवायरनमेंट में है, ब्रेड के ऊपर है, मॉइस्ट कंडीशन है, अच्छी कंडीशन, तो वहाँ पे वो निकल आएगा। अब वो अपना न्यूट्रिशन किस तरीके से लेता है, जो भी एंजाइम्स चाहिए होते हैं ब्रेड में, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए, वो उन्हीं एंजाइम्स को बाहर भेजता है। अब एंजाइम की वजह से वहाँ पे डाइजेशन हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है फूड, जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है वो सर्कुलर फॉर्म्स में आ जाता है, ताकि हमारे सेल्स उनको, या जो ब्रेड मोल्ड है उसके सेल्स उसको आराम से एब्जॉर्ब कर पाएँ। अब वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो सारा न्यूट्रिशन ले लेते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने फूड का इंजेक्शन नहीं किया, उन्होंने डाइजेस्टिव एंजाइम्स ही बाहर भेज दी। ठीक है, ये होता है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये ज़्यादा वहाँ देखा जाता है जब ऑर्गेनिज्म डेड और डीकेइंग मैटर पे डिपेंडेंट होता है, जैसे मशरूम्स के अंदर, और ब्रेड मोल्ड का हमने एग्जाम्पल लिया। ठीक है, तो ये सब जो हमारे फंगाई कैटेगरी में आते हैं वो सब सेप्रोफाइटिक होते हैं। ठीक है, अब है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइट्स वर्ड से समझ में आता है, वो ऑर्गेनिजम्स जो अपने एक होस्ट पे डिपेंडेंट है, भले ही वो उसकी बॉडी के ऊपर रह रहे हो या अंदर रह रहे हो। ठीक है, पेट में कीड़े सुना होगा आपने, तो ह्यूमन्स के इंटेस्टाइन में भी वॉर्म्स आ जाते हैं। ठीक है, जो कि पैरासाइटिक वॉर्म्स होते हैं और हमारा ही खाना चुराकर वो मजे ले रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे प्लांट्स में भी होता है पैरासाइट, जैसे हमने अमर बेल का नाम सुना होगा। अमर बेल किसी और पेड़ पे चली जाती है और उसका न्यूट्रिशन वहाँ से धीरे धीरे लेती है। ठीक है, तो ये भी पैरासाइटिक है। फिर ओरोबांची आपने नाम सुना होगा, तो वो भी एक ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। वो तो मतलब उसकी लाइफ साइकिल पूरी ही नहीं हो सकती अगर वो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ना यूज़ करे तो। ठीक है, तो ये होता है पैरासाइटिक। ठीक है, अब थोड़ा वॉर्म्स एग्जाम्पल भी देते हैं अगर पूछ लिया जाए कभी, तो हमारे इंटेस्टाइनल जो वॉर्म्स होते हैं, एस्कैरिस होता है, फिलैरिस होता है, इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, टेप वॉर्म्स होते हैं, जैसे टेप वॉर्म्स फिलैरिस को भी बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, यानी ऑर्गेनिजम्स अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। जैसे हमने होलोजोइक की बात करें, जो अपने फूड को बिल्कुल अंदर लेके जाते हैं और तब उसका डाइजेशन करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, एसिमिलेशन करते हैं, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनका इजेशन कर देते हैं। ऐसे में अगर बात करें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे अमीबा की, तो वो एक टेक्निक यूज़ करता है या एक प्रोसेस यूज़ करता है जिसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस यानी फूड का एनगल्फमेंट। अब ये बेचारा हमारा क्या है, अमीबा है। अमीबा को दिखा फूड पार्टिकल, दिखा नहीं, उसके पास आँखें नहीं है बेचारे के पास, बट वो सेंस कर सकता है किसी तरीके से, ये फूड पार्टिकल है उसका। तो इसके स्यूडोपोडिया होते हैं। स्यूडोपोडिया यानी फॉल्स फीट, स्यूडो फॉल्स पोडिया फीट। ठीक है, ये स्यूडोपोडिया को बाहर की तरफ फैलाना स्टार्ट करेगा, जहाँ भी है हमारा फूड उस तरफ उसने एनगल्फ करना स्टार्ट कर दिया है। अब अपनी बाउंड्रीज क्लोज कर लेगा। ठीक है, इसके बाद इसका एक फूड वैक्यूल बन जाएगा, और फूड वैक्यूल में सारे के सारे एंजाइम्स जो डाइजेशन के लिए ज़रूरी होते हैं वो भेज दिए जाएंगे, और जो फूड पार्टिकल है उसका डाइजेशन हो जाएगा। डाइजेशन के बाद यहाँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई बहुत बड़ी सिस्टम की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना सा ऑर्गेनिज्म है, इतना सा ऑर्गेनिज्म, तो इसीलिए सिंपल डिफिशिएंसी का काम चल जाता है। अब डिफिशिएंसी जो भी सारा न्यूट्रिशन है वो सारे पार्ट्स में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, ये था एंडोसाइटोसिस, यानी हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। द आंसर इज दिस। ठीक है, समझ गए। अब आते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन बींग्स। हम ह्यूमन बींग्स या हमारे अंदर किस तरीके से जो भी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स चाहिए होते हैं बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, बॉडी को रन कराने के लिए, वो किस तरीके से ऑब्टेन किए जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन बींग्स को हम मेनली 5 प्रोसेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है इंजेशन, यानी इनटेक ऑफ फूड। ये किस तरीके से होता है ये हम इस डायग्राम से समझते हैं। ये है हमारी टंग, ठीक है, और ये है हमारा बकल कैविटी यानी माउथ। जो भी फूड पार्टिकल है वो हम यहाँ से इनटेक करते हैं, और फूड पार्टिकल जो यहाँ पर आया है वो डायरेक्ट नीचे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसे उस कंडीशन में आना पड़ेगा कि वो आराम से एक तो इस प्यारे से ट्यूब से नीचे उतर जाए और ब्रेक डाउन करने में आसानी हो जाए, यानी उसका सरफेस एरिया थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए हम फूड को च्यू करते हैं और सलाइवा अच्छे से मिक्स करते हैं ताकि थोड़ा सा वो मॉइस्चर भी आ जाए इसमें। ठीक है,
तो यहाँ पे च्यू करने के बाद उसकी एक अच्छी सी बोलस बनाते हैं, ठीक है, बोलस याद रखना वर्ड। उसमें सलाइवा भी होता है। सलाइवा क्या करता है, जो स्टार्च होता है यानी सिंपल शुगर्स हैं, स्टार्च को वो कन्वर्ट कर देता है किस में, माल्टोस में, माल्टोस या उसकी सिंपलर फॉर्म में, ठीक है, ताकि वो बाद में आसानी हो डाइजेशन में। तो पहला डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है अगर कोई पूछे तो वो होता है बकल कैविटी से। फिर ईसोफेगस, ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो माउथ से या बकल कैविटी से फूड को लेके जाती है सीधा स्टमक के अंदर, लेकिन यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का डाइजेशन अगर नहीं होता है। फिर स्टमक में आता है फूड, स्टमक में HCl होता है और पेप्सिन होता है। तो पेप्सिन एक और साथ में होता है म्यूकस, ठीक है। स्टमक के लाइनिंग्स पे म्यूकस लगा होता है ताकि जो स्टमक में HCl है वो सिर्फ फूड पे काम करे, स्टमक की वॉल्स पे नहीं, और स्टमक की वॉल्स को छेदीदार ना बनाते, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो मतलब हमारे स्टमक को HCl से बचाने के लिए एक म्यूकस की लाइनिंग होती है। पेप्सिन का क्या काम है, पेप्सिन का काम है प्रोटीन का डाइजेशन, प्रोटीन को वो पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे फूड 2-3 घंटे या 3-4 घंटे जितना भी है वो रेस्ट करता है आराम से, HCl उसको सॉफ्टन कर देता है, और कोई भी किसी भी तरीके के अगर बैक्टीरिया उसमें होते हैं जो HCl से ख़त्म हो सकते हैं तो वो उनको वहीं पे ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट आप देख रहे हो यहाँ से एक ट्यूब है जो उसको लेकर जा रही है इधर, लेकिन बीच में 2 चीज़ें और हैं, एक ये ट्यूब और एक ये ट्यूब। इनका क्या काम है वो समझ लेते हैं। तो ये एक ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियास। तो जो पैनक्रियास है उसका काम यही होता है कि वो कुछ सिक्रेशन देता है, कुछ एंजाइम देता है, ठीक है, और वो एंजाइम्स जाते हैं सीधा कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। एंजाइम्स क्या क्या है वो हम बाद में जानते हैं, पहले हम इसका काम देख लेते हैं। गॉल ब्लैडर का, लिवर एक जूस बनाता है जिसको बोलते हैं बाइल जूस। तो उस बाइल जूस को कुछ समय के लिए स्टोर करना काम होता है गॉल ब्लैडर का, ठीक है। गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आती है जिसको हम बाइल डक्ट बोलते हैं वो भी सीधा यहाँ पे आती है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में अपनी सिक्रेशन छोड़ती है। जो ऊपर से बोलस आ रहा था अब वो एसिडिक फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। अब एसिडिक फॉर्म में क्यों है, क्योंकि हमारा जो पेप्सिन एंजाइम है वो सिर्फ एसिडिक कंडीशंस में ही वर्क कर सकता है, इसीलिए यहाँ पे HCl होना ज़रूरी है। पैनक्रियाटिक जूस में होते हैं 3 एंजाइम, एमाइलोप्सिन, ट्रिप्सिन और स्टेप्सिन। तीनों के काम क्या क्या होते हैं अलग अलग। 30% जो स्टार्च था उसका डाइजेशन तो बकल कैविटी में ही हो चुका था, लेकिन अब जो बचा हुआ स्टार्च है उसका डाइजेशन यानी जो 70% स्टार्च है उसका डाइजेशन इंटेस्टाइन में आके स्टार्ट होता है, और वो करता है कौन, एमाइलोप्सिन, जिसको हम पैनक्रियाटिक एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं। अब जो भी स्टार्च है वो उसको माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, स्टार्च टू माल्टोस। फिर एक और एंजाइम होता है उसको बोलते हैं लोग ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का काम क्या है, जो बचे हुए प्रोटीन्स हैं उनको पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करना या पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करना होता है, किसका काम, ट्रिप्सिन का, ठीक है। और जो पहले से ही पेप्टाइड्स में थे उसको फर्दर जो छोटे और मॉलिक्यूल्स होते हैं पेप्टाइड्स के उनमें कन्वर्ट करना, ठीक है। फिर आता है स्टेप्सिन। स्टेप्सिन फैट डाइजेशन करता है, लेकिन फ़ैट का डाइजेशन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब मुश्किल क्यों है, क्योंकि फ़ैट सॉल्यूबल नहीं होता है ना, तो उसको एमल्सिफाई करना पड़ता है। तो जो बाइल जूस लिवर सीक्रेट करता है और गॉल ब्लैडर के थ्रू बाइल डक्ट से इंटेस्टाइन में आता है, वो बाइल जूस हमारे ऑयल के ग्लोब्यूल्स को या फैट के ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट। एमल्सिफाइड जो फैट होता है स्टेप्सिन उस पर वर्क करता है, क्यों, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ चुका है तो रिएक्शन और भी ज़्यादा फास्ट होगा। स्टेप्सिन फैट्स को कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। इंटेस्टाइनल जूस जिनका होता है हमारा एरिप्सिन, लैक्टेस, सुक्रेस और लाइपेस, मतलब एज लग रहा है तो उसी को डाइजेस्ट करने में वो काम आ रहा है, ठीक है। ये देखिए जो पेप्टाइड्स हैं उनको अमीनो एसिड्स यानी स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स में कन्वर्ट करता है कौन, एरिप्सिन, ठीक है। फिर जो 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलकर माल्टोस बनाते हैं, इसलिए माल्टोस को और छोटी फॉर्म में कन्वर्ट करके हम ग्लूकोज बना देते हैं, टेस्ट करता है। फिर सुक्रोज होता है, एक शुगर की फॉर्म होती है, उसको सुक्रेज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। अब लैक्टोज होता है यानी मिल्क में जो पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, लैक्टोज, ठीक है, उसको लैक्टेज कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ठीक है। फिर आता है एमल्सिफाइड फैट, तो लाइपेस उस पर वर्क करता है और उसको बचे हुए को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट। अब यहाँ पे जो भी एब्सॉर्प्शन है वो अकर होता है, इसलिए ये काफ़ी लंबा है ना। इसमें विलाय होते हैं, विलाय यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द इंटेस्टाइन दैट हेल्प इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन। सरफेस एरिया क्यों बढ़ाना है, ताकि एब्जॉर्प्शन फास्टर हो और बहुत सारा हो जाए, जितना भी ज़रूरी मटेरियल है वो सब एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। अमीनो एसिड्स हैं और ग्लूकोज है वो तो डायरेक्ट ब्लड में चला जाता है, और जो फैटी एसिड्स है या ग्लिसरॉल है वो जाता है लैक्टिल्स में, लैक्टिल्स यानी जाता है लिम्फ वेसल्स में, और लिम्फेटिक सिस्टम से होते हुए वो बाद में जाकर ब्लड में मिल जाता है वैसे तो, ठीक है। ये था सारा एब्जॉर्प्शन का काम। अब बचा कुचा वेस्ट मटेरियल आता है इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में वो पूरा घूमता है,
और बचा कुचा जो वाटर होता है उसका एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में से होते हुए फिर वो आ जाता है हमारे रेक्टम में, यानी लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर एनस के थ्रू जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर चला जाता है, यानी इजेशन हो जाता है। तो ये सारे प्रोसेस थे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो आई होप आपको ह्यूमन बींग्स का न्यूट्रिशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कोई भी डाउट बचा हो अभी भी तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व एवरी डाउट, ठीक है। आई ट्राइड माई बेस्ट टू सॉल्व ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इन दिस वीडियो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में डाल दो, आई सॉल्व इट, ठीक है। मतलब गारंटी तो नहीं दे रहा हूँ बट आई ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इट, ठीक है। तो ये सारा हमारा था न्यूट्रिशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन रेस्पिरेशन, सो कम बैक ऑन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।